नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि हमारी दुनिया ऐसी क्यों दिखती है जैसी वो आज है। मतलब कहीं बहुत भीड़ तो कहीं एकदम सन्नाटा। हाँ, बिल्कुल। कुछ शहर, कुछ देश लोगों से एकदम भरे हुए हैं और वहीं दुनिया के बड़े बड़े हिस्से लगभग खाली पड़े हैं। तो आज हमें जो स्रोत मिले हैं वो इसी पहेली की परतें खोलते हैं। ये मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में है। और ये शब्द संसाधन सुनने में थोड़ा मशीनी सा लगता है ना। हाँ, जैसे कोयला या सोना। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है कि इंसान किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। सही बात है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन भी यही है, इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि दुनिया भर में आबादी का ये पूरा ताना बाना कैसे बुना गया है। और कौन सी चीजें ये तय करती हैं कि लोग कहाँ रहेंगे और कहाँ नहीं। और सबसे जरूरी बात, किसी देश की आबादी की बनावट उसका स्ट्रक्चर उसके भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहली बात जो इन स्रोतों में कही गई है ना, वो मुझे बहुत दमदार लगी। हाँ, बताइए। वो ये कि लोग ही अंतिम संसाधन हैं। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है असल में। इसका मतलब ये है कि किसी देश की जो असली दौलत है ना, वो उसकी जमीन नहीं है या उसके खनिज या बैंक में रखा हुआ पैसा। बिल्कुल, बैंक में रखा पैसा नहीं है, बल्कि उसके लोग हैं। सोचिए ना, जमीन के नीचे दबा कोयला अपने आप में तो सिर्फ एक काला पत्थर है। वो संसाधन तब बनता है जब इंसान उसे खोद कर निकालने, उससे बिजली बनाने की तकनीक विकसित करता है। सही बात है। पानी की एक धारा तब तक सिर्फ बहता हुआ पानी है जब तक इंसान उस पर बांध बनाकर उसे सिंचाई या बिजली के लिए इस्तेमाल ना कर ले। तो असल में लोग ही हैं जो अपनी ज़रूरतों, अपने ज्ञान और अपनी मेहनत से प्रकृति की चीज़ों को मूल्यवान बनाते हैं। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और दिलचस्प बात यह है कि सरकारें भी इस बात को समझती हैं। मुझे इन स्रोतों में एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। भारत सरकार ने 1985 में ही एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना दिया था। मतलब ये सोच आज की नहीं, दशकों पुरानी है कि देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लोगों के कौशल को बढ़ाना होगा। हाँ, और ये सिलसिला रुका नहीं है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PKVY शुरू की गई। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं था, बल्कि युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना था जिससे उन्हें आसानी से काम मिल सके। 2016 से 2020 के बीच 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। मतलब ये कोशिशें इसी बात का सबूत हैं कि कोई भी देश अपने लोगों से ही मजबूत बनता है। बिल्कुल। चलिए अब उस पजल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, दुनिया में जनसंख्या का फैलाव। इन स्रोतों में एक आंकड़ा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 30% जमीन पर रहती है। सोचिए जरा, मतलब कितना कितना बड़ा असंतुलन है ये। है ना? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का 70% हिस्सा लगभग खाली है। और इस फैलाव में एक पैटर्न है, एक तरीका है। ज्यादातर लोग या तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, या यूरोप में, या फिर उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका में। और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, तपते रेगिस्तान और बर्फीले ध्रुवीय इलाके हैं जहां गिने चुने लोग ही रहते हैं। और एक बात और, दुनिया की 60% आबादी सिर्फ 10 देशों में रहती है। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। चीन और भारत तो हैं ही, लेकिन इसमें अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। मतलब दुनिया के ज्यादातर लोग कुछ ही जगहों पर सिमटे हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों है? कुछ जगहों पर इतनी भीड़ क्यों है और कुछ जगहों पर वीराना क्यों? हाँ। स्रोत इसके पीछे कुछ बहुत ही बुनियादी वजह बताते हैं, जिन्हें हम भौगोलिक कारक कह सकते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। जैसे सबसे पहली वजह है जमीन की बनावट, मतलब टोपोग्राफी। लोग हमेशा से पहाड़ों या पठारों के बजाय समतल मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते आए हैं। जैसे भारत में गंगा के मैदान। जाहिर है, मैदानों में खेती करना आसान है, घर बनाना, सड़कें और फैक्ट्रियां लगाना, सब कुछ बहुत आसान होता है। बिल्कुल। दूसरी वजह है जलवायु। ये तो बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान जानबूझकर सहारा रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में या साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में नहीं रहना चाहेगा। हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां मौसम ठीक ठाक हो। हाँ, न बहुत ज्यादा गर्मी, न बहुत ज्यादा सर्दी। और फिर आता है सबसे जरूरी, मिट्टी और पानी।
उपजाऊ मिट्टी का मतलब है खेती और खाने का इंतजाम। इसीलिए हजारों सालों से दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी हैं। जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान या मिस्र में नील नदी का डेल्टा। बिल्कुल, जहां पानी है वहीं जीवन है। इन सब में एक आखिरी भौगोलिक कारक और जुड़ता है, खनिज। अच्छा। जिन इलाकों में कोयला, लोहा, हीरा या तेल जैसे कीमती खनिज मिलते हैं, वहां खदानें और उद्योग लग जाते हैं और ये चीजें लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती हैं। हाँ, जैसे दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खदानों ने या मध्य पूर्व में तेल के कुओं ने पूरे के पूरे शहर बसा दिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सब हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और काम। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ यही वजह काफी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि अब सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी उतने ही जरूरी हो गए हैं। हाँ, ये आज की हकीकत है। अब लोग सिर्फ उपजाऊ जमीन नहीं देखते, जैसे सामाजिक कारक। मतलब लोग ऐसी जगहों पर रहना चाहते हैं जहां अच्छे घर हों, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हों और बीमार पड़ने पर अच्छे अस्पताल हों। पुणे जैसा शहर इसका बेहतरीन उदाहरण है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से लोगों का पसंदीदा बन गया है। अच्छा, और एक सांस्कृतिक वजह भी है। कुछ शहर अपने धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व की वजह से लोगों को खींचते हैं। जैसे भारत में वाराणसी या दुनिया में यरूशलेम और वेटिकन सिटी। हाँ, लोग इन जगहों से एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं। और शायद आज के समय में जो सबसे बड़ा चुंबक है वो है आर्थिक कारक, यानी पैसा और रोजगार। जापान में ओसाका हो या भारत में मुंबई, ये शहर इसलिए घने बसे हैं क्योंकि ये औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं। यहाँ नौकरियां हैं, अवसर हैं। तो लोग बेहतर भविष्य की तलाश में इन शहरों की ओर खिंची चले आते हैं। बिल्कुल। तो अब कहानी सिर्फ खेती और पानी की नहीं, अब बेहतर जीवन शैली और कमाई के अवसर भी लोगों के बसने की जगह तय कर रहे हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि लोग कहाँ और क्यों रहते हैं, लेकिन इससे एक और सवाल जुड़ा है, ये इलाके कितने भरे हुए हैं। अच्छा। यहीं पर जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी का आइडिया आता है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में औसतन कितने लोग रहते हैं। ये हमें किसी जगह की भीड़ का अंदाजा देता है। और यहाँ पर जो तुलना की गई है वो आंखें खोलने वाली है। पूरी दुनिया का औसत घनत्व है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जरा भारत के बारे में सोचिए। हमारे देश का औसत घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाप रे, ये तो दुनिया के औसत से 7 गुना से भी ज्यादा है ना? इसका असली मतलब समझिए। इसका मतलब है कि भारत में जमीन के हर टुकड़े पर, पानी की हर बूंद पर, हर सड़क पर, हर अस्पताल पर, हर स्कूल पर दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा दबाव है। इसीलिए हमारे शहरों में इतनी भीड़ और संसाधनों के लिए इतनी जद्दोजहद दिखती है। बिल्कुल। और स्रोतों के मुताबिक दक्षिण मध्य एशिया, जिसमें भारत भी आता है, दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये तो हुई आज की तस्वीर। लेकिन हम जानते हैं कि आबादी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये लगातार बदलती रहती है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इस बदलाव को ड्राइव करती हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 इंजन काम करते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, यानी माइग्रेशन। अच्छा, किसी भी जगह की आबादी इन्हीं तीनों के खेल से ही घटती या बढ़ती है। इन्हें थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जन्म दर का मतलब है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। और मृत्यु दर का मतलब है कि हर 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे ही प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ये जनसंख्या में बदलाव का कुदरती तरीका है। अच्छा, तो जब जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों से ज्यादा होती है तो आबादी बढ़ती है। हाँ, और अगर दोनों लगभग बराबर हों तो आबादी स्थिर रहती है। और अगर मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से ज्यादा हो जाए तो आबादी घटने लगती है। सही। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा आइडिया है जनसंख्या विस्फोट का। हाँ। स्रोत में ग्राफ है जो इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। 1804 में दुनिया की आबादी थी 1 अरब। इसे 3 अरब तक पहुंचने में 150 साल से ज्यादा लग गए। साल था 1959। 150 साल? हाँ, लेकिन फिर 3 अरब से 6 अरब होने में सिर्फ 40 साल लगे। 1999 तक हम दोगुने हो गए। सिर्फ 40 साल में? हाँ, ये जो रफ्तार में अचानक तेजी आई, यही विस्फोट है। और इसकी वजह भी बहुत साफ है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया। बेहतर खेती से खाने पीने की कमी नहीं रही और नई नई दवाइयों और टीकों ने
बीमारियों से होने वाली मौतों को बहुत कम कर दिया। तो मृत्यु दर तो तेजी से नीचे आ गई। हाँ, लेकिन जन्म दर काफी समय तक ऊंची ही बनी रही। नतीजा हुआ आबादी में एक जबरदस्त उछाल। अब आते हैं तीसरे इंजन पर, जो है प्रवास या माइग्रेशन, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं उत्प्रवासी या एमिग्रेंट्स, जो अपना देश छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, जैसे कि सूडान जैसे देश, जहाँ राजनीतिक अशांति या युद्ध के हालात में लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसे पुश फैक्टर कहते हैं, यानी कोई मजबूरी जो आपको बाहर धकेल रही है, जैसे अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश। हाँ, जहां दुनिया भर से लोग बेहतर नौकरी, बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद में आते हैं। इसे पुल फैक्टर कहते हैं, यानी कोई आकर्षण जो आपको अपनी ओर खींच रहा है। और ये एक वैश्विक चलन है। लोग अक्सर कम विकसित देशों से ज्यादा विकसित देशों की ओर जाते हैं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये उम्मीदों और सपनों का सफर भी है। बिल्कुल, जो दुनिया भर में आबादी के नक्शे को लगातार बदलता रहता है। यहां तक तो बात हुई आबादी के आकार और फैलाव की, लेकिन स्रोतेक एक बहुत जरूरी बात और कहते हैं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कितने लोग हैं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि वो लोग हैं कैसे। इसी को जनसंख्या संगठन या पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कहते हैं। बिल्कुल, ये किसी देश की आबादी का एक्सरे करने जैसा है। इससे हमें पता चलता है कि उस आबादी में औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं, किस उम्र के लोग ज्यादा हैं, बच्चे, जवान या बूढ़े, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम धंधा करते हैं, उनकी सेहत कैसी है। ये सारी जानकारी किसी भी सरकार के लिए अपनी नीतियां बनाने के लिए सोने की तरह कीमती है। और इस एक्सरे को देखने का सबसे अच्छा तरीका है जनसंख्या पिरामिड। ये एक तरह का ग्राफ होता है जो किसी देश की आबादी की पूरी कहानी एक ही तस्वीर में बयान कर देता है। हाँ, ये बहुत मजेदार टूल है। सोचिए कि ये एक बिल्डिंग है। इस पिरामिड का जो निचला हिस्सा है, यानी बेस, वो 15 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या दिखाता है। हाँ, अगर ये बेस चौड़ा है तो इसका मतलब है कि देश में बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी जन्म दर ऊंची है। और पिरामिड का जो ऊपरी नुकीला हिस्सा है, वो 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों की संख्या दिखाता है। अगर ये हिस्सा बहुत छोटा और नुकीला है, तो मतलब लोग ज्यादा लंबी उम्र नहीं जी पा रहे हैं, मृत्यु दर ज्यादा है। और ये पिरामिड हमें देश में आश्रितों यानी डिपेंडेंट्स की संख्या भी बताता है। बच्चे और बूढ़े जो काम नहीं करते और कामकाजी आबादी पर निर्भर होते हैं। स्रोतों में 3 देशों केन्या, भारत और जापान के पिरामिड से इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, केन्या का पिरामिड एक क्लासिक पिरामिड जैसा है, नीचे से बहुत चौड़ा और ऊपर जाते जाते तेजी से पतला हो जाता है। ये दिखाता है कि वहाँ जन्म दर बहुत ऊंची है, लेकिन साथ ही मृत्यु दर भी ऊंची है। बच्चे बहुत पैदा होते हैं, लेकिन बहुत से लोग बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरी तरफ है जापान, उसका पिरामिड पिरामिड जैसा लगता ही नहीं। हाँ, उसका बेस यानी निचला हिस्सा काफी संकरा है, जो दिखाता है कि वहाँ बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा है, जिसका मतलब है कि लोग बहुत लंबी उम्र जी रहे हैं। वहाँ बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा है। और ये जापान के लिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं। उनके पास काम करने वाले युवाओं की संख्या कम हो रही है और उन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। ये देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ डालता है। बिल्कुल। और फिर इन दोनों के बीच में आता है भारत का पिरामिड। यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। हमारा पिरामिड बीच में से सबसे ज्यादा चौड़ा है। इसका मतलब है कि भारत में युवा आबादी यानी 15 से 65 साल के बीच की कामकाजी आबादी बहुत बड़ी है। हाँ, बच्चों की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है और बुजुर्गों की संख्या अभी उतनी ज्यादा नहीं है। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये जो विशाल युवा और कामकाजी आबादी है, इसी को जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये एक ऐसी खिड़की है जो किसी भी देश के लिए कुछ ही दशकों के लिए खुलती है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे पास काम करने वाले हाथ बहुत ज्यादा हैं और उन पर निर्भर रहने वाले लोग कम हैं। ये किसी भी देश के लिए एक आर्थिक रॉकेट की तरह है। अगर इस युवा आबादी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे रोजगार दिए जाएं, तो ये देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो कहानी निकलकर आती है वो ये है कि किसी भी देश का असली सोना चांदी उसकी खदानों में नहीं, बल्कि उसके स्कूलों और कॉलेजों में है। सही कहा। उसके कुशल, ऊर्जा से भरे और उम्मीदों वाले युवा ही उसका असली भविष्य हैं।
और इस मामले में भारत बहुत भाग्यशाली है। लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक दोधारी तलवार भी है। ये एक अवसर है, कोई गारंटी नहीं। अगर इस विशाल युवा आबादी को सही दिशा और अवसर नहीं मिले, अगर वो बेरोजगार और निराश रह गई, तो यही ताकत एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती भी बन सकती है। इसलिए जरूरत सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि गुणवत्ता की है। बिल्कुल सही। मानव संसाधन का विचार हमें ये तो बताता है कि लोग देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन हमें इसका मानवीय पहलू कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ आंकड़े या आर्थिक इकाइयां नहीं हैं, ये इंसान हैं जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपने सपने हैं। और विकास का असली मतलब भी यही है कि हर इंसान को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। जब लोग बेहतर बनते हैं तो देश अपने आप बेहतर बन जाता है। तो इन सभी स्रोतों के आधार पर हम एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमने भारत और जापान के जनसंख्या पिरामिड का फर्क देखा। जापान आज बूढ़ी होती आबादी की चुनौती से जूझ रहा है। जरा सोचिए, आज से 40 या 50 साल बाद भारत का जनसंख्या पिरामिड कैसा दिख सकता है। हमारी आज की युवा आबादी तब बुजुर्ग हो रही होगी। तो जापान के अनुभव से सीखते हुए हम उस भविष्य के लिए आज क्या तैयारी कर सकते हैं?